हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है फैक्ट्स अबाउट बर्थ चार्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन ट्विन फ्लेम जर्नी। सो इस वीडियो को शेयर करने के पीछे जो रीज़न है वो है कि जैसा कि मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में कहा है कि जो ईविल स्पिरिट्स होती हैं वो दो लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। एक तो स्पिरिट फॉर्म में, दूसरा ह्यूमन फॉर्म में। जैसे कि हम एग्जिस्ट करते हैं लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, एम्पैथ्स, ट्विन फ्लेम्स और भी बड़े सारे होंगे। लाइट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ह्यूमन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हम अभी सारे इंसानी रूप में हैं। और इसी तरह से जितनी भी नेगेटिव सोल्स हैं वो सारी धरती पर ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट करती हैं और उनका मेन टारगेट ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम को टारगेट करने के पीछे बहुत सारे रीज़न है, फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अब जैसा कि उन्हें पता होता है कि ट्विन फ्लेम्स पावरफुल होते हैं, उनका वो कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको मेंटली स्टक रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी जर्नी में स्टक रहोगे तो उनका तो काम हो गया और तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टक का क्या मतलब होता है? डिले, अननेसेसरी का। और जब मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कोई भी राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे, कंफ्यूज रहोगे, गलत डिसीजन ले लोगे। सो इस वीडियो को शेयर करने का मेरा मेन रीज़न यही है कि टारगेट किए जाते हैं ट्विन फ्लेम्स एस्ट्रोलॉजी, बर्थ चार्ट, न्यूमरोलॉजी के नाम पर कि आप बर्थ चार्ट से ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में चेक कर सकते हो। और ट्विन फ्लेम अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसको भी चेक कर सकते हो कि वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं है। और या फिर आप अपना सोल मिशन चेक कर सकते हो ट्विन फ्लेम बर्थ चार्ट से, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है और मैं ये आपको अपनी जर्नी से ही बता रही हूँ। इस पर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर कर रही हूँ, मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ मेरी ही अपनी जर्नी के। क्या होता था कि जब पहली बार मुझे मेरा बर्थ चार्ट रिसीव हुआ तो मैं आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में थी, स्कूल डेज। और मेरा बर्थ चार्ट किसी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर से बनकर आया इंडिया में। मेरे एक रिलेटिव होते हैं जो एक किसी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर के पर्सनल कांटेक्ट में थे, उनका कोई क्लोज्ड वन था। जैसे कि वो हमारे घर पे आते जाते रहते थे और मेरी हेल्थ जनरली ख़राब होती थी और वो एक बहुत बड़ा इशू था, मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कि काम करते कि ना बर्थ चार्ट बनवा लेते हैं, मे बी कोई ग्रे वगैरह का कोई इशू होगा तो उस पर काम कर लेंगे। तो मैंने अग्री कर लिया एंड उन्होंने मेरी बर्थ डिटेल मांगी जो मैंने मदर से लेकर दे दी। और पता थी मुझे बर्थ, उसी टाइम पे मैंने बर्थ टाइम चेक किया था। तो कुछ ही दिन में जब मेरा बर्थ चार्ट बनकर आ गया तो उसमें क्या आता है कि 7.5 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी शनिदेव की, जो कि 7.5 जानी जाती है कि ऑब्स्टेकल्स के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए आपके हर एरिया में, स्पेशली करियर में और हेल्थ इश्यूज का भी। तो जबकि अब ये 7.5 शुरू हो चुकी थी, जो कि टोटल रही है 9.5 ईयर्स के लिए, 9.5 साल के लिए, 7 ईयर्स प्लस 2.5 साल और। अब इसमें क्या था, इस बर्थ चार्ट में और भी आया कि पितृदोष है और काल सर्प दोष और कुछ और भी सारे इश्यूज थे। और अब बर्थ चार्ट में क्या था, कई चीज़ें और भी मेंशन थी, जैसा कि बहुत सारे इश्यूज थे। मैंने यार इसमें इतना सारा है कि हो सकता है गलत हो, बट उसकी गलत ना होने के ना कई चांसेस और थे। जो भी चीज़ें वहाँ पर मेंशन थी, जैसे पितृदोष है। अब पितृदोष तो चलो उन्होंने बताया तो, लेकिन पितृदोष होने के ना ड्रीम्स बहुत सारे आते थे, वो मैं फिर सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। और जो लाइफ में पैटर्न्स हैं, जो मैंने बाद में अवेकनिंग के बाद में चेक किए, तो पैटर्न्स को भी अगर आप नोटिस करते हो तो एंसेस्ट्रल जो कर्मा होता है, जो वो बहुत क्लियरली विजिबल होता है। तो उसमें सिर्फ एंसेस्ट्रल कर्मा ही लिखा था कि पितृदोष है, वहाँ पर कर्स्ड जैसा कुछ भी नहीं लिखा था, जो कि सबसे बड़ी बात थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जो बर्थ चार्ट है उसको कई और सारे डिफरेंट टाइप्स के एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाया, बट सब में सेम चीज़ आई, कोई भी चेंजेस नहीं थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो मैंने चेक करवाया अपना बर्थ चार्ट, उसका मेरे लिए एक ही रीज़न था कि एक तो मेरी हेल्थ, और दूसरा रीज़न ये था कि मेरा ना फोकस मेरे करियर पे था ज़्यादा, मेरे स्टडीज़ पे ज़्यादा था। उसका रीज़न ये था क्योंकि जो कार्मिक पेरेंट्स हैं वो मुझे मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे, मतलब बहुत यंग एज से मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे। हमारे यहाँ पर बाल विवाह हो जाते थे और जैसे ही मैं 18 की होने वाली थी तो उनके जो तांडव होते ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्लान करी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी बिल्कुल भी। तो वो, अब मुझे क्या पता था कि अगर मुझे इस चीज़ से बचना है, अगर मुझे शादी नहीं करनी है तो मेरा सिर्फ एक ही सपोर्ट होगा और वो होगी मेरी स्टडीज़ एंड देन मेरा करियर, जॉब। तो अब मैंने क्या करा, और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक पूरा वॉर लड़ा है शादी ना करने के लिए ना, और इस पर तो मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि कई सारे ट्विन फ्लेम्स का होता है ना, जिनकी एक्सक्यूज़ कह लो कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या वॉर लड़ा है शादी ना करने के लिए। अब जैसे कि मैंने कई बार डिनाई किया कि मुझे नहीं करनी है शादी, उसके बावजूद भी कार्मिक पेरेंट्स ने
हर तरह की कोशिश करी कि मैं उनकी बात से अग्री करूं। और अब इसमें क्या हुआ कि उनको समझ में आता था कि मेरा फोकस मेरी स्टडीज़ पर था। तो कार्मिक मदर क्या करती थी कि मैं स्टडीज़ ना कर पाऊँ, तो इसके लिए वो मुझे हर टाइम घर के हर काम में बिज़ी रखती थी। मतलब ज़रा से भी टाइम नहीं मिलना चाहिए कि घर पे स्टडी कर लो। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मेरी 4 से 5 ट्यूशन्स लगी हुई थी। जब तक आप घर से बाहर हो तभी तक पढ़ पा रहे हो, घर में नहीं पढ़ पाओगे। सो अब आपके पास होमवर्क होता है करने के लिए, बाकी फर्दर स्टडीज़ होती हैं, सेल्फ स्टडी होती है, तो वो अलाउड नहीं होती थी मुझे घर में। रीज़न कि मैं फेल हो जाऊंगी तो उनको ऑप्शन मिल जाएगा लोगों को कहने के लिए, भाई पढ़ने में ध्यान नहीं है इसलिए फेल हो गई और इसलिए इसकी शादी कर रहे हैं। तो मुझे तो पता ही था कि क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। तो मैंने क्या करा कि जैसे तैसे करके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी। और मुझे ना बहुत ज़्यादा इश्यूज आए स्टडीज़ को कंप्लीट करने में। बर्थ चार्ट कोई रीज़न नहीं था। रीज़न क्या था, अगर आप स्कूल में हो तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम तो चाहिए ना। हर बच्चे को होमवर्क मिलता है, वो कैसे करोगे? तो उसके लिए अलग लेवल की शेम गिल्ट से मुझे गो थ्रू करना पड़ता था ट्यूशन सेंटर में, कि होमवर्क नहीं किया, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। और मेरी कार्मिक मदर स्पेशली कंप्लेन करके आती थी कि इसका ना पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और लेकिन मैं किसी को रिप्लाई बैक नहीं करती थी कि मेरे साथ क्या होता है, वो मैं नहीं करती। तो ये बात उनको पता थी कि कभी भी किसी को जाकर बताएगी नहीं, और उसके लिए अलग से चीज़ें प्लान करी गई थी, किसी को ना बताया जाए। मैंने स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया। लेकिन बर्थ चार्ट में मेंशन था कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। अब क्या हुआ कि 12th तक तो मैंने जो 12th कंप्लीट किया जैसे तैसे करके, डिवाइन से रिक्वेस्ट करके हुई मेरी 12th कंप्लीट। लेकिन 12th कंप्लीट करने के बाद में मैंने जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी अपनी। 2 साल 2.5 साल तक मैं पेरेंट्स के साथ में रही हूँ। बट स्टिल क्या होता था कि मेरे करियर में ना ब्रेक लगता था, कभी जॉब का छूट जाना और कभी कुछ हो जाना, तो स्टेबिलिटी नहीं थी जॉब में। और अब यहाँ पर रीज़न क्या था, नेगेटिविटी। तो मैंने क्या करा, कार्मिक फैमिली की नेगेटिविटी। तो मैं घर से बाहर आई और मैंने जॉब के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन करी, MBA करा, MBA ने HR करा मैंने। और मैंने एक ह्यूज सक्सेस देखी अपनी करियर में अर्ली 20s में। तो बर्थ चार्ट में और एस्ट्रोलॉजर्स का क्या कहना था कि करियर की मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, जबकि मैंने अपने दम पर क्या करा, ग्रेजुएशन करी, MBA करा। तो यहाँ पर इनकी स्टडीज़ जो एस्ट्रोलॉजी आती है वो फेल हो गई। उसके बाद में जो करियर सक्सेस की बात है, मैंने अर्ली 20s में मैं HR हेड रह चुकी हूँ और हाईएस्ट डेजिग्नेशन जो थी वो थी CEO ऑफ अ कंपनी। मैं एक बहुत रिनाउंड फेस हूँ मेरी इंडस्ट्री में। मैं अपने काम के लिए जानी जाती हूँ, अपने हार्डवर्क के लिए जानी जाती हूँ। तो यहाँ पर फिर ये वाली बात भी इनकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग फेल हो जाती है कि मैंने ह्यूज सक्सेस देखी अपनी, एंड दैट टू विद मल्टीपल बिगर MNCs। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर फेल हो जाती हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि अब जैसा कि मेरी हेल्थ इश्यूज कंटिन्यू रहे कि जब मैं अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही थी अपने करियर में, तब भी मेरे हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। जब मैं CEO बनी तो मेरे पास ना काम बहुत होता था। तो मेरे पास एक थॉट था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, इसकी वजह से हेल्थ ख़राब हो रही होगी। बट ऐसा रीज़न नहीं था। क्यों? क्योंकि उससे पहले भी मैं एक अच्छी डेजिग्नेशन पे रही और वहाँ पर इतना काम नहीं होता था। कई कंपनीज में तो लग्जूरियस लाइफ थी, काम है ही नहीं, ना के बराबर। तो स्टिल मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। और एक बार तो ऐसा भी टाइम आया, मुझे लगा मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी। तो मुझे आता कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए ना मैंने फिर से अपना बर्थ चार्ट चेक करवाया। तो वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, फ़ोन पे बातें बोलता है कि आप हो सकता है, जैसे वो बताते हैं ना कि अपने पावर्स दिखा रहे होते हैं कि आप ये हैं वो है। तो वो क्या बोलता है कि आप ना, वैसे अगर मैं बताऊँ तो आप फिजिकल ब्यूटी में एवरेज होंगी, जबकि मैं क्या हूँ, मैं एक रेयरेस्ट फिजिकल ब्यूटी हूँ, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मेरे साथ क्या होता है कि बचपन से ना मैंने नोटिस किया है कि फिजिकल ब्यूटी होने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेट, जेलसी, एनवी से गो थ्रू किया है, और वो अभी भी रहता है। पहले तो हैंडल करना नहीं आता था, अभी तो आता है। तो पहले का बता रही हूँ, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि मैं खुद को हाइड करने की कोशिश करती थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं फिजिकली ब्यूटीफुल ना लगूँ, मुझे अटेंशन ना मिले। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, फिजिकल बॉडी में चेंजेस करे, वो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। तो तीसरी चीज़ यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग फेल हो जाती है। अब ये 3 चीज़ें थी। लेकिन अब क्या हुआ कि बचपन में ही ना एक बार मैं डिवाइन से बातें कर रही थी, तो कोई तो टॉपिक था, हाँ, कि मैंने डिवाइन से बोला कि मेरे पेरेंट्स कौन है। तो अब ये सवाल क्यों था, क्योंकि कार्मिक पेरेंट्स की जो क्रूएलिटी थी ना शादी के लिए अग्री ना करने के लिए, वो दिन ब दिन ना बढ़ती जा रही थी। इस पर मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब इसी रीज़न से सवाल था कि ये अपने रियल पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगा शायद मैं अडॉप्टेड होंगी। तो मैंने सोचा डिवाइन से पूछ ली, तुझे बात हो ही रही है तो इनको तो सब पता होता है।
तो जब मैंने पूछा तो डिवाइन बोलते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो मुझे ना आंसर पसंद नहीं आया, गुस्सा आया मुझे लगा कि डिवाइन ना जानबूझकर नहीं बता रहे हैं मुझे, क्योंकि इन्हें तो सब कुछ पता होता है। तो बस इतना था। और उसके बाद डिवाइन ने मैंने रिप्लाई किया हाँ, जब उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो मैंने कहा कि अगर आप मेरे पेरेंट्स हो तो आपने मुझे खुद पैदा क्यों नहीं किया, मैं क्यों हूँ यहाँ धरती पे इंसानों के थ्रू। उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने डिवाइन से थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि गुस्सा तो मैं थी, और अब अगर डिवाइन फर्दर समझाते भी तो मैं सुनने को तो रेडी नहीं थी। लेकिन उसी वक्त से ना मेरे माइंड में ऐसा था कि जो लोग मैजिक प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके पास मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर होगा। और ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था। 9th स्टैंडर्ड में ही तो थी मैं, 9th क्लास का बच्चा क्या होता है। बट देन अब जबकि मान लेना चाहिए था जब डिवाइन ने बोला ना, बट मैंने नहीं माना। तो मेरा ये जो थॉट प्रोसेस था ना कि जो लोग मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, हो सकता है कि इनको पता हो या फिर इनको पता ही होगा। तो इसी रीज़न की वजह से मेरे पाथ पे, इस जर्नी में मुझे कई सारे तांत्रिक्स मेरे पाथ पर प्लेस किए गए मेरी जर्नी में। इसके पीछे कई सारे रीज़न थे, एक रीज़न कभी नहीं होता है। तो अब क्या हुआ कि मुझे एक बार एक तांत्रिक ना नेबर में टकराया, जो कि नेबर था मेरा। और तो काफ़ी टाइम हो गया था इंटरेक्शन में, मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि लाइक तांत्रिक है। तो एक दिन उसने खुद बताया, वो ऐसे ही लाइक बैठा हुआ था, और भी कुछ लोग थे घर में। तो उसने बोला कि तुम्हारा घर यहाँ पर है, तुम्हारे मतलब विलेज को बताने लगा एंड बहुत सारी चीज़ें बताने लगा। तो जो कि एक्चुअली राइट थी, जो भी फैमिली के बारे में उसने बताया, लाइक कि तुम्हारे घर में ये है, ये करता है। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब क्या होता था कि मेरे ना मन में एक सवाल था ट्विन फ्लेम इंटीमेसी को लेके। 13-14 ईयर्स की जब मैं थी, तो ये जो हायर सेल्फ होती है डिवाइन मैस्कुलिन की, वो डीएफ की 3D सेल्फ से इंटीमेट होती है, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ हीलिंग होता है और कुछ नहीं होता। तो अब ये एक्सपीरियंसेस तो मुझे बहुत यंग एज से हो रहे थे, 13-14 ईयर्स मुझे याद है। लेकिन इसके बाद क्या होता था ना कि मेरी बॉडी पे ना मार्क्स पड़ते थे, तो वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता था कि मैंने कहा ये होना तो नहीं चाहिए। तो मेरे लिए कंसर्न था। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि मुझे कोई इशू हो, लेकिन मेरे लिए वियर्ड चीज़ थी। तो जब उस तांत्रिक से काफ़ी टाइम हो गया था कॉन्टैक्ट में ना, जो उसने बताया कि हाँ ये जो कार्मिक पेरेंट्स है, जब मैंने पूछा उससे कि कार्मिक पेरेंट्स का, तो उसने बोला कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स यही हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। कुछ टाइम के बाद जैसा कि इंटरेक्शन रहा, तो मैंने ना उसको खुद से बोला कि मुझे ये ऐसी ऐसी चीज़ें फील होती हैं। सिर्फ यही जो ट्विन फ्लेम इंटीमेसी थी कि मैंने एक स्पिरिट है जो इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब वो एक तरह से तो शॉक हो गया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ना कम्युनिकेशन में रहते हुए। अब क्या होता है कि तब उसको ना वहाँ पर डिवाइन ने उसको अथॉरिटी दी, उस तांत्रिक को, कि वो डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ से बात कर सके। उसकी बात हो गई, ठीक है। तो वो मुझे बताता है कि आपके साथ ये बाय बर्थ, चाइल्डहुड से ही ना, जन्म से ही एक डिवाइन सोल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और कई बार इसने आपको बचाया भी है ना। तो और वो कई सारे इंसिडेंट्स उसने मेरे को बता दिए, तो जो मुझे याद थे, जो 3D सेल्फ में भी हुए थे प्रोटेक्शन को लेके। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो उसने बोला देखो, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, ना ही इंसानी फॉर्म में, ना ही वैसी फॉर्म में, जो इस डिवाइन सोल को तुमसे अलग कर सके। रीज़न हमें भी नहीं पता, लेकिन ये तुम्हें बचपन से तुम्हारे साथ में है और रहेगी, और इसे हटाने का ऑप्शन किसी के पास भी नहीं है, तो सिर्फ रखने का ऑप्शन है। तो मैं सोच में पड़ गई। लेकिन उस दिन से पता है क्या हुआ कि वो जो तांत्रिक था ना, उसको ना उसने एक बात और भी बोली। कहता है कि मैं इतने टाइम से ब्लैक मैजिक इसमें प्रैक्टिस करता हूँ, डार्क एंटिटीज़ के साथ में काम करता हूँ, लेकिन मुझे ना आज तक कोई भी ऐसी सोल नहीं टकराई है जो दिव्य सोल तुम्हारे साथ में है ना। मैं तो चाहता हूँ कि हमें मिले, बट कभी मिलती नहीं है। तो अब क्या होता है कि जहाँ पर डिवाइन सोल होती है ना, देखो एक तो मैं खुद भी डिवाइन चाइल्ड, उसके बाद में डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ और बड़ी सारी और भी एंटिटीज़ होती हैं। तो मेरी प्रेजेंस जो है बड़ी सारी चीज़ों को ना क्रिएट करती है, वो मैं शेयर नहीं करूँगी। तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी। तो उसने क्या करा तांत्रिक ने कि बड़े सारे मैजिक मुझ पर प्रैक्टिस किए, ताकि वो मुझे कंट्रोल कर सके, ताकि उसका बेनिफिट हो सके, जो उसको चाहिए थी चीज़ें। अब जैसा कि मुझे तो पता ही था कि मुझ पर किसी तरह की एनर्जीज काम नहीं करती है, मैं कभी कंट्रोल नहीं करी जा सकती हूँ, और मैं डिवाइन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रही हूँ। तो इतना तो मुझे पता था कि मैं कभी कंट्रोल नहीं करी जा सकती। तो उसने ना स्टिल वो बंदा माना नहीं, उसने बड़े सारे प्रैक्टिसेस करते रहे, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ डेफिनेटली स्पॉइल हो रही थी। लेकिन जो बात कंट्रोल की आती है, तो आई कैन नेवर बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन और एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। सो अब क्या हुआ कि वहाँ से तो चलो मैं निकल गई, मैंने डिस्कनेक्ट किया वहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ कि तो यहाँ पर ना मेरे लिए सवाल था कि देखो, ये जो बंदा था, तांत्रिक था, इसको सब दिखाई पड़ता था, लेकिन स्टिल इसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता चला कि जो डिवाइन सोल है। अब इसने ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं बोला, उसको इतना ही समझ में आया कि ये डिवाइन सोल है जिसके साथ में है। सो
अब ये उस टाइम पे कब 13-14 ईयर्स की थी मैं, जब से ट्विन फ्लेम इंटीमेसी मुझे फील होती थी। लेकिन क्या होता है कि इसलिए मैं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम कोई बनाए नहीं जाते हैं, क्रिएट नहीं करे जाते हैं, ट्विन फ्लेम्स पैदा होते हैं, राइट। सो अब ये सोल तो हमेशा आपके बाय बर्थ से ही साथ में होती है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी। ट्विन फ्लेम इंटीमेसी पे मैं ज़्यादा बात करना नहीं पसंद करूँगी, बट देन स्टिल देखेंगे क्या शेयर कर सकते हैं। तो ये रीज़न था, तो मेरे लिए कंसर्न था। मैंने देखो ये तांत्रिक होकर भी लाइक कुछ नहीं जान पाया मेरे बारे में, और वहाँ पर जब उसने बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी ना मुझे कंट्रोल करने की, तो मैंने कहा ये मेरे लिए भी टाइम था एक्सपेरिमेंट करने का। मैं अपनी पावर्स को एक्सपेरिमेंट करूँगी, क्योंकि बचपन से ना एक के बाद एक करके मेरी पावर्स मुझे विजिबल होती जा रही थी, और कुछ पावर्स तो ऐसी खतरनाक है ना कि मैंने हमेशा कंट्रोल में रखा है कि ये कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं होनी चाहिए, कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। और सो एनीवेज, तो ये बता रही हूँ कि ये जो तांत्रिक वाला एक्सपीरियंस था कि इसको कुछ भी पता नहीं लगा पाया। सो यहाँ पर क्या होता है कि इस जो टॉपिक को आज मैं शेयर कर रही हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, तो आपका जो बर्थ चार्ट है उसको देखकर कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर लाइक आपकी जर्नी में आगे क्या होगा। ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। 1% प्रेडिक्शन ज़रूर हो सकती है, लेकिन 99% प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। वो एज मिस्ट्री ही रहेगा, जिसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जो डिवाइन टाइमिंग पर ही अनफोल्ड होंगे, डिवाइन टाइमिंग पर ही रिवील होंगे, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स और ये जो आपके साइकिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इनका ना क्लोज्ड माइंडसेट होता है। इनको लगता है कि जो बर्थ चार्ट में लिखा है वही होने वाला है, वहाँ से सब कुछ बता सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मेरे पास और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने करे इन चीज़ों को चेक करने के लिए, फिर कभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जो आपको पता है कि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो आपको मेंटली स्टक रखने की ज़रूर कोशिश ज़रूर करेंगे। सो अब यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करने का रीज़न एक और है। वैसे तो मैं आज शेयर करती कि जो रेमेडीज़ मुझे शेयर करनी थी, कि आपकी बर्थ चार्ट में से आपकी जो डिपेंडेंसी और को डिपेंडेंसी है वो सिर्फ 1% की होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप अपना बर्थ चार्ट में चेक कर पाओगे कि कौन सा इशू है, सो दैट उसके लिए कौन सा रिचुअल आपको या फिर रेमेडी आपको करनी है। बस इतनी ही डिपेंडेंसी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं आपसे कुछ ऐसी भी रेमेडीज़ को शेयर करूँगी जो आपके 9 प्लैनेट्स का आपको ध्यान रखना ही पड़ता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। सो मैं जो रेमेडीज़ शेयर करूँगी उसके लिए आपको अपना बर्थ चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं है, और वो कोई हार्मफुल नहीं होती हैं। वो इतनी छोटी छोटी सी ईजी नेचुरल रेमेडीज़ हैं कि आप डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मेरा आज का वीडियो शेयर करने का पर्पस सिर्फ आपको मेंटल क्लैरिटी देना था कि आने वाले टाइम में आपको जो न्यू मून, फुल मून के लिए तो मैं रेमेडीज़ दूंगी, लेकिन जो आपके 9 प्लैनेट्स हैं या फिर कुछ और चीज़ें रहेंगी जो बर्थ चार्ट में आती हैं, सो ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, मतलब बर्थ चार्ट को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या होता है कि अब जैसे कि मैंने ये भी देखा है, कई बार लोग आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर या किसी साइकिक के पास जाओगे ना कोई सर्विस लेने, तो वो आपको इस तरह से डिपेंडेंट और को डिपेंडेंट बना देगा ना कि आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे कभी भी। तो क्योंकि उससे उसको अर्निंग तो हो ही रही है। तो 2 रीज़न है। ट्विन फ्लेम हो तो एक तो आपको आपकी जर्नी में मेंटल फॉग क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है, दूसरा डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए कि अब जो वो बोलेगा वही आप करोगे, उसके बाहर आप कुछ कर नहीं पाओगे। और यहाँ पर फियर गेम बहुत काम करता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। आपका मन है तो आप खुद से सीख लो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बट अगर आपको ये लगे किसी पे डिपेंड होना है तो ये गलती नहीं करना। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी एक ओशन की तरह है, बहुत डीप है, और अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है। सो आपको ध्यान रखना है कि मेंटल फॉग नहीं होना चाहिए, मेंटल क्लैरिटी हर टाइम होनी चाहिए। सो बर्थ चार्ट में जो लिखा है या उसको देखकर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में या आपके फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। सो मेरा मेन रीज़न यही था। आई होप कि आपको आज मेंटल क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी रेमेडीज़ के साथ में। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।